बिहार की जलवायु। जैसे हम लोगों ने बिहार के नदियों और उसके विभिन्न क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से आज हम लोग जलवायु को थोड़ा विशेष रूप से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि जलवायु से रिलेटेड कॉन्सेप्ट वाइज या फैक्ट वाइज जो भी क्वेश्चन आपको अग्रिम एग्जाम में पूछे जाए उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार रहें। आज हम लोग काफ़ी कुछ नया भी इसमें देखने का प्रयास करेंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट को काफ़ी बेहतर ढंग से सजा देगा। तो चलिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसको एक नज़र देख लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कारक, इसके अलावा कुछ जलवायु वेताओं के द्वारा बिहार के अलग अलग जलवायु क्षेत्रों के बारे में क्या बताया गया है, इसके अलावा बिहार में किस प्रकार से टेम्परेचर अलग अलग समय में अलग अलग स्थिति में होती है, वर्षा की क्या स्थिति होती है बिहार के अलग अलग पार्ट में, उसको जानेंगे। तथा लास्टली हम लोग बिहार में एग्रीकल्चर के क्षेत्र को जलवायु के आधार पर कई पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, क्या है ये और क्यों इसको डिवाइड किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। तथा लास्टली हम लोग आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो प्रीवियस ईयर में बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज का ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और उम्मीद करेंगे कि आप सभी को ये आज की श्रृंखला काफी पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जलवायु किसी भी क्षेत्र विशेष की एक बहुत ही लंबी अवधि में एक औसत वहाँ के टेम्परेचर, वर्षा की मात्रा और अलग अलग भौगोलिक दशाओं का अनुपात निकाला जाता है, उसी को हम लोग जलवायु कहते हैं। जलवायु किसी भी क्षेत्र के लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आप अगर उस क्षेत्र के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो वहाँ की अगर जलवायु को सबसे पहले अगर समझ लेते हैं तो उस क्षेत्र विशेष की बहुत सारी जानकारी आप जान सकते हैं। जैसे किसी भी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति कैसी होगी यह पूरी तरह से उसके जलवायु पर निर्भर करता है। इसके अलावा उसकी संस्कृति किस प्रकार की है ये भी वहाँ के जलवायु से ही डिसाइड होती है। इसके अलावा संस्कृति के अंतर्गत जो अलग अलग पार्ट है, जैसे उनका रहन सहन, खाना पीना, भोजन कैसे करते हैं, कैसे आवास में वो रहते हैं, किस प्रकार के परिवहन के साधन उपयोग करेंगे, उनका नगर विकास कैसा होगा, उनकी जनसंख्या की स्थिति कैसी होगी, इसके अलावा उनका रंग रूप कैसा होगा, ये सभी जो है ये डिसाइड करते हैं किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु। कैसे डिसाइड करते हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों आते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जलवायु किसे कहते हैं। तो किसी भी क्षेत्र विशेष में दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म में जो मौसम होते हैं उन मौसम के पूरे दशाओं का एक औसत निकाला जाता है और उसी औसत को उस क्षेत्र विशेष की जलवायु कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बिहार की जलवायु को हम लोग उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। इसे याद रखना है, सब ट्रॉपिकल जलवायु यानी सब ट्रॉपिकल जोन, इसी नाम से विशेष रूप से बिहार की जलवायु को जाना जाता है। इसके अलावा बिहार में प्रतिवर्ष मानसून का प्रवेश जून में होता है, जिसके कारण बिहार की जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। तो इन दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन में हो तो उसके अनुसार उत्तर दे सकते हैं। बीपीएससी में अगर ये दोनों ऑप्शन में दे दिए जाते हैं तो ई ऑप्शन भी आपका उत्तर हो सकता है। अब थोड़ा ये समझते हैं कि ये उपोष्ण जलवायु या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्या होता है। आइए थोड़ा सा हम लोग इस ग्लोब के फिगर को समझने का प्रयास करते हैं तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ये ग्लोब का फिगर आपको दिखाई दे रहा है। इस ग्लोब में जो बीच वाला रेखा है जिसे हम लोग 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं, इस इक्वेटर के 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे कर्क रेखा और मकर रेखा है। ये वाला हिस्सा सबसे अधिक टेम्परेचर प्राप्त करने के कारण काफी गर्म क्षेत्र होता है। तो इस क्षेत्र में अगर कोई भौगोलिक स्थिति होती है तो उसे उष्णकटिबंधीय जलवायु के रूप में जाना जाता है। ये उत्तर से लेकर के दक्षिण के बीच की स्थिति में। तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है अगर आप देखेंगे तो इस कर्क से लेकर के ऊपर यानी कर्क रेखा जो है वो लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इन द सेंस कि भारत की आधी जो जलवायु क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आती है और ऊपर वाला क्षेत्र जो होता है उसको दो पार्ट में बांटा जाता है। 45 डिग्री तक यानी 23.5 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक जब हम जाते हैं तो इस बीच के ही क्षेत्र को उपोष्ण कहा जाता है। इसके अलावा जब इससे ऊपर जाते हैं 45 से लेकर के 66.5 तक तो इसे शीतोष्ण कहा जाता है।
तो ये शीतोष्ण जलवायु और 23.5 से लेकर के 45 डिग्री उत्तर में भी और दक्षिण में भी क्या कहलाता है, उपोष्ण। तो बिहार जो है वो भारत के इस वाले हिस्से में पड़ता है। यही कारण है कि बिहार की भौगोलिक स्थिति को उपोष्ण जलवायु क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। लेकिन भारत का जो पूरा का पूरा भौगोलिक क्षेत्र है वो किसी एक जलवायु क्षेत्र में नहीं आता है, बल्कि इसका आधा उष्ण कटिबंध में और आधा उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। लेकिन चूंकि भौगोलिक स्थिति में बिहार में अधिक मौसम गर्म रहता है, शुष्क रहता है और निरंतर जो है यहाँ पर मानसूनी जो पवनें हैं वो निश्चित रूप से प्रतिवर्ष आती हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये जो क्षेत्र है भारत, इस भारत के भौगोलिक कंडीशन को विशेष रूप से उष्ण कटिबंधीय ही माना जाता है। लेकिन बिहार में अगर आए तो बिहार के जलवायु क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंध के रूप में जाना जाता है। तो अब आप इस ग्लोब के माध्यम से समझ गए होंगे कि बिहार के भौगोलिक स्थिति के कारण ही उसे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में गिना जाता है। अब अगर बिहार की जलवायु क्षेत्र को देखें तो बहुत से अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग रूप में डिसाइड किया। उनका मानना है कि बिहार का जो दक्षिणी भाग है ये अलग तरह का कंडीशन क्रिएट करता है और उत्तरी भाग अलग। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर ज़्यादा जो है वो दक्षिण में होता है और कम जो है वो उत्तर में होता है। लेकिन अगर वर्षा की मात्रा यानी रेन की स्थिति देखें तो उत्तर में ज़्यादा और दक्षिण में कम होता है। ऐसे कंडीशन में जलवायु वेताओं को ऐसा लगा कि बिहार के दोनों पार्ट में अलग अलग तरह के जलवायु कंडीशन होते हैं, जिसे अलग अलग सांकेतिक AW, CWG, CWA, CAW इस तरह से संकेत दे करके इसे समझाने का प्रयास किया गया है। इसके चार्ट को भी अगले स्लाइड में आपको समझाया गया है, इसे निश्चित रूप से याद कर ले, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया। उसको समझने से पहले थोड़ा सा ये समझिए कि किसी भी क्षेत्र में, ये मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी क्षेत्र में अगर जलवायु अगर क्रिएट होती है तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, किसी भी क्षेत्र विशेष की जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन है। बिहार में अगर देखें तो अक्षांशीय विस्तार, यानी मैंने अभी बताया कि ग्लोब पे किसी भी राज्य या देश की स्थिति कहाँ है उसी से डिसाइड होगा कि वहाँ कैसी स्थिति बनेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण, इस बीच के क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। 23 से लेकर के 45 के बीच को हम लोग उपोष्ण कहेंगे, ये दोनों तरफ लागू होता है। इसके अलावा 45 से लेकर के 66.5 के बीच को हम लोग शीतोष्ण कहेंगे और 66.5 से लेकर के 90 डिग्री साउथ एवं 90 डिग्री नॉर्थ के बीच के क्षेत्र को हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं। तो इस तरह से किसी भी राज्य या क्षेत्र को हम ये देखेंगे कि ग्लोब पर वो किन अक्षांशों के बीच स्थित है। अगर बिहार का अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखें तो 24 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री के बीच है। ऐसे कंडीशन में वो 23 से थोड़ा ऊपर और 45 के नीचे है, यानी बिहार किस में है, उपोष्ण में। तो अक्षांशीय स्थिति किसी भी क्षेत्र विशेष की जलवायु को निर्धारित करता है। इसके अलावा अक्षांशीय स्थिति किसी क्षेत्र विशेष की तापमान, वर्षा की मात्रा आदि को भी निर्धारित करता है। जैसे ये जो इक्वेटर है, यहाँ सूर्य की किरणें काफी लंबवत पड़ती है और फिर सूर्य की किरणें बढ़ते हुए अक्षांश की ओर, फिर जो है कर्क की ओर और फिर मकर की ओर ट्रेवल करते हैं, जिसे हम लोग उत्तरायण होना और दक्षिणायन होना सूर्य का कहते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम देखेंगे कि 21 जून को काफी गर्मी पड़ती है भारत में, क्योंकि इस समय कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें आकर के लंबवत पड़ती है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। तो इस समय जो है सूर्य जो है वो दक्षिण की ओर मकर रेखा पर चमक रहा होता है। तो इस प्रकार से सूर्य की किरणें ट्रेवल करती हैं। यही कारण है कि इस बीच का क्षेत्र काफी गर्म होता है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जोन के रूप में जाना जाता है। दूसरा है समुद्र तल से दूरी एवं समुद्र तल से उसकी स्थिति क्या है। तो बिहार की तो स्थिति काफी दूर है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से होकर के आने वाली मानसूनी हवाएं बिहार में वर्षा का कारण बनती है। इसलिए किसी भी क्षेत्र विशेष में समुद्र की स्थिति होने से भी उसकी जलवायु के कंडीशन डिसाइड होते हैं।
इसके अलावा हिमालय से दूरी, हिमालय से दूरी या हम इसको कह सकते हैं ऊंचाई, किसी भी क्षेत्र की ऊंचाई या उच्चावच जो है उस क्षेत्र विशेष की जलवायु को निर्धारित करते हैं। बिहार के कंडीशन में, बिहार के उत्तर दिशा में, अगर ये बिहार है तो उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, जिसके कारण यहाँ से आने वाली हवाएं रुक जाती हैं तो ठंड कम पड़ता है और इसी से हिमालय के से टकरा करके जो बिहार में वर्षा की मात्रा है वो अधिक हो जाती है। तो यानी हिमालय की स्थिति भी बिहार में वर्षा और अन्य टेम्परेचर को निर्धारित करते हैं, जिसके कारण बिहार में जलवायु को निर्धारित करने में ये मददगार साबित होती है। मानसून का प्रभाव, तो बिहार में, भारत में प्रतिवर्ष मानसून आते हैं और बिहार भी उससे अछूता नहीं है। अच्छी खासी मात्रा में जो है बिहार में वर्षा होती है, जिसके कारण बिहार की जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। इसके अलावा उच्चावच की मैंने बात की कि किसी भी क्षेत्र विशेष की भौगोलिक परिस्थिति कैसी है, वहाँ पठार है कि मैदान है कि पहाड़ी इलाका है, ये भी काफ़ी मायने रखता है। तो उच्चावच यानी उसकी भौगोलिक स्थिति भी, यानी ज्योग्राफिकल ढांचा कैसा है, ये भी किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु को निर्धारित करता है। और बिहार का ज्योग्राफिकल ढांचा जो है वो ज़्यादातर मैदानी इलाका है, कुछ भाग में पठार और कुछ भाग में थोड़े से मात्रा में पहाड़ी क्षेत्र भी मिल जाते हैं। इसके अलावा उस क्षेत्र विशेष की वायु दाब की स्थिति कैसी है, क्योंकि वायु दाब की स्थिति भी वहाँ के वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु को निर्धारित करने में मदद करती हैं। इन सभी पे चाहेंगे तो आप मेंस के टॉपिक से भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, सब पे 5 लाइन 10 लाइन लिख सकते हैं, एक एक एग्जाम्पल उसमें कोड कर सकते हैं, इसके अलावा एक एक फिगर कोड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जरूर नोट कर लेंगे, ये आपके मेंस में भी काम आएगा। इसके अलावा आते हैं अब कि हमारे जो ज्योग्राफी से जुड़े हुए विशेषज्ञ रहे हैं, उन्होंने बिहार के जलवायु क्षेत्र के बारे में किस प्रकार के संकेतक यूज किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कोपेन, क्योंकि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जो है वो काफी प्रसिद्ध था। कोपेन ने बिहार को 2 भागों में बांटा, उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार। उनका मानना है कि उत्तरी बिहार के लिए CWG संकेतक यूज किया जा सकता है। CWG से तात्पर्य यहाँ ये है कि जो उत्तर बिहार का क्षेत्र है वो उत्तर बिहार का क्षेत्र शुष्क होता है, मानसूनी से ज्यादा प्रभावित होता है, जिसके कारण उन्होंने CWJ इसके लिए अंकित किया है। जबकि उन्होंने दक्षिणी बिहार के लिए AW संकेतक का प्रयोग किया है, जो कि ऐसा क्षेत्र है जहां पर मानसून का प्रभाव कम होता है, वर्षा की मात्रा कम आती है, जिसके कारण उन्होंने उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को 2 अलग अलग संकेतकों से इसे संबोधित किया है। जब इसके कोपेन के वर्गीकरण को आप डिटेल में पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, तो काफी कुछ इसमें मिलेगा कि C का मतलब कुछ होता है, W का मतलब क्या होता है, G का मतलब क्या होता है। लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव पार्ट से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में केवल आपको संकेतक याद रखने हैं पीटी के लिए, चूंकि कोपेन का संकेतक पूछा भी गया है। इसके अलावा ट्रिवार्थ ने भी जो है संकेतक के बारे में जानकारी दी है। ट्रिवार्थ के अनुसार उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है वो CAW से संबोधित किया जाता है तथा दक्षिण बिहार को उन्होंने भी AW से ही संबोधित किया है। और थॉर्नवेट जो है ये भी एक ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण, इनका भी सिद्धांत जो है वो काफी प्रचलित रहा। इन्होंने 2 भाग में बांटा, लेकिन अलग अलग तरीके से। इन्होंने कहा कि बिहार में 2 प्रकार की भौगोलिक स्थिति है। ये कॉर्नर जहां पर हिमालयन क्षेत्र का थोड़ा सा प्रभाव है, इस वाले हिस्सों को हम एक पार्ट मानेंगे और बाकी हिस्से को हम लोग दूसरा पार्ट मानेंगे। तो इसके अनुसार उत्तर पश्चिम का जो संकीर्ण क्षेत्र है इसको उन्होंने CBW से संबोधित किया है। इसमें C और B जो है बड़े साइज में, W छोटा वाला। और बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो ये हिस्सा है आपका मैक्सिमम पार्ट, उस मैक्सिमम पार्ट को उन्होंने CAW से, यानी CBW और CAW, इस तरह से ये संकेतक का यूज उन्होंने किया है। तो आप इस फिगर को नोट कर लेंगे पेज पे, एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो आप आसानी से जब ऑप्शन मिलेगा तो उसमें ढूंढ पाएंगे कि कौन सा सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बिहार में ऋतुएं। तो किसी भी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत जो पूरा वर्ष होता है वो अलग अलग रूप दिखाते हैं। जैसे बिहार में भी पूरे वर्ष एक जैसा मौसम नहीं होता है। तो
तो जब मौसम बदलते हैं तो वो एक सर्टेन टाइम पीरियड को ऋतु के रूप में हम लोग दर्शाते हैं। बिहार में जो पूरे वर्ष की मौसम दशाएं हैं उसके आधार पर 3 भागों में इसे बांटा गया है, 3 ऋतुओं में बांटा गया है, गर्मी का मौसम, जाड़े का मौसम और बरसात का मौसम। तो उसी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आते हैं बिहार में 3 प्रकार की ऋतुओं में ग्रीष्म ऋतु जो है वो सबसे प्रसिद्ध है और ये मध्य मार्च से शुरू हो जाता है और जून के मध्य तक चलता है। तो मार्च में यानी 15 मार्च से लेकर के 15 जून का जो मौसम है ये ऑफिशियली गर्मी का मौसम माना जाता है। क्या होती है इस समय खासियत? तो इस समय क्या होता है, सूर्य उत्तरायण होता है जिस कारण तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। अब यहां समझिए, ये अगर ग्लोब है तो 0 डिग्री पर इक्वेटर, यहां पे 23.5 डिग्री पर मकर और 23.5 डिग्री पे कर्क। उत्तरायण और दक्षिणायन को समझने का प्रयास कीजिए। ये 0 डिग्री इक्वेटर पर वर्ष में 2 बार जो है वो सूर्य की पूरी तरह से लंबवत होता है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं कि 21 मार्च और सितंबर में 23 सितंबर। तो ये 2 कंडीशन। अब 21 मार्च से क्या होता है, सूर्य उत्तर की ओर जाने लगता है और जाते जाते कर्क रेखा पर लंबवत चला जाता है। और कर्क रेखा पर लंबवत कब पहुंचता है? तो 21 जून को। इस 21 जून को अगर यहां पे ये लंबवत पहुंचता है, यही कारण है कि 21 जून को कर्क संक्रांति के रूप में जानते हैं और इस दिन पूरे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन माना जाता है। फिर ये यहां से वापस लौटने लगते हैं और फिर सितंबर माह में यहां आकर के ये जो है इस लंबवत इक्वेटर पर सीधा चमकने लगते हैं और फिर उसके बाद वो नीचे की ओर जाते हैं। तो नीचे की ओर जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? दक्षिणायन होना। तो वो कब शुरू होता है? सितंबर में शुरू होता है और जाकर के यहां कब पहुंचते हैं? तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर जाकर के सूर्य लंबवत हो जाते हैं। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब हो जाता है? 22 दिसंबर को। और फिर अब वो क्या करेंगे? फिर लौटेंगे तो यहां इक्वेटर पे कब पहुंचेंगे? तो 21 मार्च को। और फिर 21 मार्च से वो ऊपर की ओर। तो यही सूर्य के पृथ्वी के चूंकि घूर्णन के कारण ऐसा होता है, पृथ्वी जो परिक्रमण करता है सूर्य की, उसके कारण ऐसा होता है और उस परिक्रमण के कारण ये सूर्य का उत्तरायण एवं दक्षिणायन होना कहलाता है। तो जैसे ही सूर्य उत्तरायण होना शुरू होगा, भारत में गर्मी बढ़ने लगेगी और इसके कारण तापमान में वृद्धि होने लगती है। वायु दाब जो है वो गर्म वायु ऊपर की ओर जाती है तो वायु का प्रेशर जो है वो घटने लगता है और इस मौसम में पश्चिम और मध्य भाग में गर्म हवाएं चलने लगती है। तो यानी पश्चिम और मध्य भाग की अगर हम बात करें तो अगर हम बिहार देख लें तो ये बिहार, इस तरफ वेस्ट बंगाल, इस तरफ जो है हमारा यूपी है। तो ये हुआ हमारा पश्चिम भाग इस बिहार के हिसाब से और इस भाग से लेकर के यहाँ तक जो है गर्म हवाएं चलने लगती हैं और इसी हवाओं को हम लोग लू के नाम से जानते हैं। जो गर्मी में लू चलती है ये गर्म हवाएं ही लू कहलाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में मानसून आने से पूर्व थोड़ी सी वर्षा होती है। इस वर्षा को हम लोग पूर्वी भाग में यानी बंगाल की खाड़ी से आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण ऐसे वर्षा देखने को मिलते हैं और इस तरह की वर्षा जब होती है नॉर्मल वर्षा तो नार्वेस्टर या इसको काल बैसाखी कहते हैं। याद रखेंगे कि ये मानसूनी बात नहीं हो रही, मानसून के आने से पहले जो बारिश अप्रैल और मई के महीने में देखने को मिलती है उन्हें काल बैसाखी या नार्वेस्टर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये बिहार के क्षेत्र को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। तो गर्मी के दिनों में आप नॉर्मली आप देखते ही हैं, उन्हीं पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि कैसे क्या होता है ताकि एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव निकाले जाएं तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड की ओर आते हैं और आज हम लोग देखते हैं कि मई के महीने में टेम्परेचर की स्थिति आखिर बिहार में होती कैसे है। अगर ये स्केल आप देख पा रहे हैं तो इसमें देखिए कि ये जो बैगनी में जो पूरी तरह से बैगनी है वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर को गेन करता है और ये हल्का पीला है ये सबसे कम टेम्परेचर वाले को दिखाता है। तो यानी मई के महीने में सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है वो कहां होगा? बिहार के साउथ ईस्ट। ये साउथ ईस्ट का पार्ट जो है ये सबसे अधिक टेम्परेचर को दिखाएगा और जैसे जैसे हम इस तरफ से बढ़ते जाएंगे नॉर्थ ईस्ट की ओर टेम्परेचर क्या होगा? ये घटता चला जाएगा। तो यानी मई के महीने में सबसे ज्यादा टेम्परेचर विशेष रूप से गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर क्षेत्र में देखने को मिलता है। और आपने पढ़ा भी है कि गया वह जिला है जो बिहार में सबसे गर्म जिला माना जाता है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 41 से भी अधिक चला जाता है।
तो इसके कारण सबसे गर्म जिला जो है वो गया को माना जाता है। ये मई के महीने की बात हम कर रहे हैं। उसके बाद बीच वाला ये पट्टी इसी तरह से क्रम से आपको गर्मी का ट्रांसफर जो है दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं और अब हम लोग बात करते हैं दूसरे ऋतु में, जिसमें हम लोग वर्षा ऋतु को देखेंगे। यह मध्य जून से शुरू हो जाता है और मध्य अक्टूबर तक का जो समय है इसे बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। मध्य अक्टूबर की बात करें तो पूरे भारत में जो दक्षिण पश्चिम है यहां से मानसून प्रवेश करता है और ऐसा माना जाता है कि 1 जून से भारत में मानसून का प्रवेश होता है। ये हवाएं इस तरह से बंगाल की खाड़ी में जाती हैं और बंगाल की खाड़ी से होते हुए फिर ये बिहार में आती हैं। तो इस प्रकार से ये लगभग 10 जून तक बिहार में प्रवेश करती हैं। तो इस प्रकार से जून के दूसरे सप्ताह में ये मानसून जो है वो बिहार में प्रवेश कर जाती है और प्रवेश करने के साथ ही बिहार में जो है ये तेज वर्षा का कारण बनती है। जुलाई एवं अगस्त के महीने में काफी अधिक वर्षा देखने को मिलती है, लेकिन अगर इसमें भी देखें तो बिहार में जो वर्षा आती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी से आती है। अब यहां भी क्वेश्चन पूछता है कि डायरेक्ट यहां से अरब सागर से बारिश आ रही है या बंगाल की खाड़ी से। तो ये हवाएं चलती भले ही अरब सागर के क्षेत्र से है, लेकिन ये पहले जाती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में भी पानी की मात्रा को और बढ़ा लेती है। बढ़ाने के बाद अगर हम बात करें तो ये जब इस तरफ जाती हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। इस नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है कि हिमालय पर्वत की शाखाएं हैं, इनसे ये टकराती हैं हवाएं और ये उसको क्रॉस नहीं कर पाती हैं, तो नॉर्थ ईस्ट से फिर मुड़ जाती है इस तरफ और फिर पहुंच जाती है बिहार और फिर इस तरफ यूपी। और इस तरह से बिहार और यूपी में बंगाल वाली जो हवाएं हैं वही मुड़ करके जाकर के वर्षा का मुख्य कारण बनती है। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा जो है वो बिहार में वर्षा होती है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है। बिहार के पूर्वी भाग की तुलना में अगर देखें तो पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है। अब स्वाभाविक है कि अगर हम ये बिहार है हमारा और पूर्वी भाग यानी ये बंगाल के क्षेत्र से आकर के ही वर्षा होती है, तो इस एरिया में ज्यादा वर्षा होगी और ये वाला हिस्सा में कम वर्षा होगा, यानी पूरब में अधिक वर्षा और पश्चिम में कम वर्षा देखने को मिलेगी। वर्षा के असमान वितरण के कारण उत्तरी बिहार में जो है वो बाढ़ आ जाता है और बाढ़ से वो प्रभावित होते हैं, और दक्षिणी बिहार में गर्मी के दिनों में कई बार कम वर्षा होती है तो वहां के कुछ क्षेत्र जो है वो सूखा प्रभावित ही रह जाते हैं। तो ऐसे में बिहार के जो भौगोलिक स्थिति है वो बाढ़ से भी जूझता है और सूखे की समस्या से भी जूझता है। बिहार में अगर बात करें औसत वर्षा, तो पूरे वर्ष में जो वर्षा होती है उसको अगर हम मापें तो पता चलता है कि लगभग 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा बिहार में होती है। बढ़ते हैं, ये हमारा जो मैप है इसमें हम लोगों ने सामान्यतः वर्षा की जो स्थिति होती है उसको हम लोगों ने देखने का प्रयास किया है। अब चूंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वर्षा की जो स्थिति है वो बंगाल के क्षेत्र से, यानी इस तरफ हमारा वेस्ट बंगाल है, तो यहां से वर्षा जो है वो बिहार में प्रवेश करती है। तो स्वाभाविक रूप से ये वाला हिस्सा जो है वो अधिक वर्षा प्राप्त करेगा और ये वाला हिस्सा सबसे कम वर्षा प्राप्त करेगा। चूंकि इस तरफ हिमालय की भी स्थिति है, इसलिए हिमालय से टकरा करके ये पूरा उत्तर भारत का ये संकीर्ण पट्टी क्षेत्र जो है वो अधिक वर्षा प्राप्त करता है। इस मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो डार्क ब्लू है ये सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है, और जैसे जैसे ये कलर डाउन हो रहा है येलो की ओर हम लोग आते हैं वहां सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। तो बिहार में वर्षा की स्थिति यह है कि किशनगंज सबसे अधिक वर्षा प्रभावित क्षेत्र है, यानी यहां जो वर्षा होती है वो औसतन वर्ष में जो है 250 से भी अधिक हो जाता है, यानी कभी कभी 280 सेंटीमीटर इसके कुछ खास क्षेत्रों में, और टोटल पूरा किशनगंज का एरिया ले ले तो यहां 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा एक वर्ष में होती है। इसके अलावा इस संकीर्ण पट्टी क्षेत्र जो कि हिमालय से सटा हुआ, तराई क्षेत्र से सटा हुआ बिहार का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी काफी वर्षा देखने को मिलती है। लेकिन ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ वर्षा कम होता है, और इस वर्षा के कम होने के कारण औरंगाबाद वह जिला बनता है जहां पर सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। ये भी बंगाल की खाड़ी से आने वाले हवाओं के कारण मुख्य रूप से देखने को मिलता है तथा हिमालय की अवस्थिति के कारण इस प्रकार का अंतर देखने को मिलता है।
नेक्स्ट आते हैं, हमारा तीसरा जो है वो ऋतु है वो है शीत ऋतु। शीत ऋतु जो है वो मध्य अक्टूबर से शुरू होता है और फरवरी तक चलता है, यानी मध्य मार्च तक जाते जाते ये समाप्त हो जाता है। तो अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक जो है हमारा शीत ऋतु माना जाता है। इस शीत ऋतु में कहें तो मानसून के लौटने के साथ ही बिहार में ठंड का आगमन होता है और उसे हम लोग शीत ऋतु के रूप में जानते हैं। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंड वाले महीनों में काउंट किया जाता है और दिसंबर से जनवरी महीने में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवातों के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है, लेकिन पूर्वी बिहार में ऐसा नहीं होता है। अब इसको थोड़ा समझिएगा, ये जो बिहार का क्षेत्र है इस तरफ हमारा उत्तर प्रदेश है और चूंकि आपको पता है कि दिल्ली के क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय हवाएं प्रवेश करती है और जाड़े के दिनों में वर्षा होती है, तो उससे इफेक्टेड होता है थोड़ा सा उत्तर प्रदेश और उसी से थोड़ा बहुत इफेक्टेड हो जाता है बिहार का ये पूर्वी भाग। तो मैक्सिमम जाकर के ये मध्य बिहार तक जाता है, लेकिन पूर्वी बिहार में इस जाड़े के दिनों में इस भूमध्य सागरीय हवाओं के कारण वर्षा नहीं होती है। तो आपको ये समझना है कि किस मौसम में किस तरफ के हवाओं के कारण वर्षा होती है और किस क्षेत्र में वर्षा कौन से महीने का अधिक होगा। तो ये है शीत ऋतु। शीत ऋतु में बात करें तो बिहार जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड प्रभावित तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक अच्छी खासी ठंड लगभग 7-8 डिग्री तक के टेम्परेचर नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस पूरे जो हमारा ऋतु था उससे जुड़ा हुआ, तो वो याद कर सकते हैं कि सबसे अगर गर्म जिला हमने देखा गया, तो जाड़े के दिनों में सबसे ठंडा जिला भी गया ही है, तो ये याद रख सकते हैं। सबसे अधिक वर्षा किसको प्राप्त होती है, तो वो किशनगंज को सबसे अधिक वर्षा मिलती है, तो औरंगाबाद को सबसे कम वर्षा मिलती है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं और लगभग 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा जो है वो बिहार में देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर बिहार का पूर्वी क्षेत्र देख ले, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तो उसमें हमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिल जाती है और बिहार का अगर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र तक जाएं तो वहां 60 से 70 सेंटीमीटर तक ही नॉर्मली बारिश होकर के रह जाती है। तो बिहार का भौगोलिक विवरण जो है वो थोड़ा अलग ढांचे में बना हुआ है। अब आते हैं हम लोग चैप्टर की ओर, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। बिहार में कृषि के लिए भौगोलिक दशाओं यानी उसके लिए उपलब्ध जल की मात्रा, जिसमें वर्षा की मात्रा मुख्य रूप से शामिल है, टेम्परेचर, वहां पर की मिट्टी और वहां के संसाधनों के आधार पर इसे डिवाइड किया गया है। बिहार में कृषि क्षेत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, जोन 1, जोन 2 एवं जोन 3। जोन 3 को उनके भौगोलिक परिस्थितियों के कारण 2 भाग में बांट दिया गया, जिसके कारण जोन 3 को जोन 3A और 3B के रूप में भी जानते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ये है बिहार के गंगा नदी का बीच वाला डिवाइडिंग क्षेत्र। ये गंगा नदी के ऊपर वाले भाग में ये उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है इसे जोन 1 नाम दिया गया। इसके अलावा ये वाला हिस्सा जो है जो उत्तर पूर्वी भाग है इसे जोन 3 नाम दिया गया और पूरे नीचे वाले को संयुक्त रूप से जोन 3 नाम दे दिया गया। तो जोन 2 और जोन 3, इस जोन 3 में अगर हम लोग देखें तो ये हो जाता है 3A और इसको हम लोग ले लें तो 3B। इस तरह से ये डिवाइड कर दिया गया। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा जोन 1, 2, 3A, 3B के रूप में डिवाइड किया गया है। सभी जोन की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, उनके ज्योग्राफिकल कंडीशन है, तो उनसे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइए थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग जोन 1 की ओर। जोन 1 में हम लोगों के 13 जिले जो है वो बिहार के शामिल हैं। कौन कौन से जिले शामिल हैं तो उनको थोड़ा सा याद कर सकते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय। तो आप ये सोच रहे होंगे क्या इन जिलों को पूरी तरह से रटना है, तो अभी तक जोन के जिलों से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन मे भी पूछे जा सकते हैं। तो एक अनुमानित आंकड़ा और एक फिगर मैप आपको याद होना चाहिए ताकि कहीं क्वेश्चन आए तो आप छूटे ना। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि हर जोन की क्या विशेषता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना। जोन 2 जो है उसमें 8 जिले हैं जो कि उत्तर पूर्व के जिले हैं, जिसमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया और पूर्णिया, कटिहार शामिल है। जोन 3A में अगर बात करें तो मात्र 6 जिले हैं, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई और इसमें दक्षिण और पूर्व के जिले शामिल हैं। इसके अलावा जोन 3B में 11 जिले हैं जिनमें बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद आदि जिले शामिल हैं।
इन क्षेत्रों की अपनी क्या विशेषता है, आइए थोड़ा सा उसको जानते हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बात कर ले, जो कि हमारा जो है जोन 1 है, तो इसमें जो है लगभग औसत वर्षा जो है 104 से 145 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती है। यानी यह हिमालय से सटा हुआ क्षेत्र है, जिसके कारण वर्षा ठीक ठाक मिल जाती है और वर्षा ठीक ठाक मिलती है। इसके अलावा यहाँ खाद्यान्न फसलों की अधिकता है। खाद्यान्न फसल इसलिए भी अधिक है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो काफी उपजाऊ मानी जाती है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी और जलोढ़ में भी खादर मिट्टी की जो प्राथमिकता है या प्रबलता है वो अधिक है, जिसके कारण यहाँ पर फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। खास करके गन्ना, धान, इसके अलावा गेहूं, अरहर आदि का उत्पादन इस क्षेत्र में विशेष रूप से देखने को मिलता है। उत्तर पूर्वी भाग, जिसमें हम लोगों ने देखा जोन 2 की बात करें तो इस क्षेत्र में औसत वर्षा सबसे ज्यादा हो जाएगी, 120 से लगभग 140 तक होती है। इसमें सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज क्षेत्र में देखने को मिलती है, जिसके कारण बिहार में अगर चाय की खेती होती है तो वो किशनगंज में होती है। तो उनकी वर्षा की स्थिति और भौगोलिक दशाओं के कारण ही वहां चाय की फसल देखने को मिलती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने और पानी ज्यादा लगने के कारण इस क्षेत्र में जूट की फसल भी अधिक देखने को मिलती है। जूट को हम लोग पटसन भी कह करके बुलाते हैं। ये भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, खास करके सुपौल, अररिया, पूर्णिया विशेष रूप से जो है वो पटसन उत्पादन में अग्रणी है और चाय उत्पादन में किशनगंज अग्रणी है। इसका मुख्य रीजन वहाँ के बारिश ही है। मुख्य फसलों में बात कर ले तो जूट है, फिर धान है, सरसों, मूंग, मक्का आदि यहाँ की मुख्य फसलें हैं और मुख्य कंडीशन जो है वो वर्षा आधारित होती हैं। जोन 3 की बात कर ले तो इसमें दक्षिणी भाग, जिसमें 3A और 3B दोनों ही शामिल है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा जो है वो 950 से लेकर के 1250 सेंटीमीटर की यानी में mm के पास होती है। सेंटीमीटर में आप बात करें तो 95 से लेकर के 125 सेंटीमीटर तक होती है। लेकिन इसका जो सबसे कम प्रभावित क्षेत्र होता है वो खास करके हम लोगों ने देखा कि जो जोन 3B है वो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। 3A को फिर भी ठीक ठाक बारिश मिल जाती है। यहाँ बारिश कम होने के कारण मुख्य रूप से दाल, अरहर, चना जैसे फसलों का उत्पादन होता है। हालांकि गंगा किनारे वाले जिलों में सब्जी का उत्पादन भी ठीक ठाक हो जाता है। तो ये मुख्य रूप से जो कृषि से संबंधित जलवायु डिसाइड किए गए हैं, ये डिसाइड किए गए हैं इनके वर्षा की मात्रा, मिट्टी की दशा, तापमान की अधिकता और इन सभी के आधार पर इन्हें अलग अलग पार्ट और ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा और आपने इसे याद कर लिया होगा। अब आते हैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए इस चैप्टर से कुछ प्रश्न, जिस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर ले। एक प्रश्न है, बिहार में अधिकतम औसत वर्षा यानी औसत वर्षा किस जिले में होती है? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अगर ये बिहार है तो बिहार में वर्षा जो मानसूनी तेजों में होती है इस तरह से बिहार में प्रवेश करता है, जिसके कारण ये जिला किशनगंज जो कि बंगाल से भी सटा हुआ है और हिमालय से भी सटा हुआ है, जिसके कारण सबसे अधिक वर्षा जो है वो किशनगंज में प्राप्त होता है। तो इसके लिए हम आसानी से चूज कर सकते हैं कि अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जो है वो किशनगंज जिले में प्राप्त होती है। सबसे कम की बात कर ले तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। सेकेंड आते हैं हम लोग, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एग्रो क्लाइमेट जोन के अनुसार जो बिहार के अलग अलग जोन बने हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि 1, 2 एंड 3, इसमें 1 वाला इलाका जो है वो गन्ना उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। अब अगर इस जिलों को देखें तो पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, इसमें 1 वाले में सबसे फेमस पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण है। लेकिन गन्ना उत्पादन में हमें कोई एक जिला चूज करना है तो एक जिला वो है पश्चिमी चंपारण, जो कि गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा यानी संभावना अधिक है? अब अगर बिहार के भौगोलिक दशा को देखें तो हम देखेंगे कि बिहार एक कृषि वाला प्रदेश है, जहां पर एग्रीकल्चर सिस्टम सबसे ज्यादा मजबूत है। तो फिर उद्योग कैसे लगेंगे? तो क्या यहाँ तेल से संबंधित शोधशालाएं लगेंगी? क्या यहाँ तेल है? बिल्कुल नहीं है। वन आधारित उद्योग, क्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है कि हम इसे वन के रूप में उद्योग में विकसित कर सके? तो ये भी नहीं है। क्या हमारे पास बालू का खनन किया जा सकता है? तो थोड़े बहुत गंगा किनारे या सोन के किनारे बालू का खनन होता है, लेकिन क्या इसके उद्योग की संभावना है? नहीं।
हमारे यहाँ संभावना है कृषि आधारित उद्योगों की, क्योंकि बिहार में बहुत तरह के फसलों का उत्पादन होता है, खाद्यान्न फसल, सब्जी, इसके अलावा बहुत तरह के फ्रूट्स का उत्पादन भी किया जाता है। कई फसलों और फूलों को जो है वो जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो यानी खाद्यान्न फसलों के खाद्य प्रसंस्करण या उससे जुड़े हुए उद्योगों की सबसे ज्यादा संभावना बिहार में देखने को मिलती है। तो ऐसे उद्योगों का ही यहाँ विस्तार संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो कि हमारा 63rd बीपीएससी में पूछा गया है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है, यानी किस संकेतक के द्वारा उत्तर बिहार की जलवायु को दर्शाया जाएगा। अभी मैंने बताया कि कोपेन, इसके अलावा जो है थॉर्नवेट और टिवार्था ने जो है बिहार के जलवायु के अलग अलग वर्गीकरण को दर्शाया है। इसमें कोपेन ने मुख्य रूप से उत्तर बिहार को जो है वो CWG यानी CWG और नीचे वाले को AW से दर्शाया है। तो चूंकि यहां पूछा गया है कि कोपेन के अनुसार उत्तर बिहार का क्या है, तो उत्तर बिहार का क्या है, तो CWG इसका सही उत्तर होगा। हालांकि अगर यहां पे सिर्फ क्वेश्चन रहता कि बिहार को उन्होंने किस संकेतक के द्वारा दर्शाया है, तो आपका CWG भी सही हो जाता और AW भी सही हो जाता। तो ऐसे में इसका उत्तर जो है वो E दिया जाता है। लेकिन चूंकि प्रश्न यहाँ पे केवल उत्तर बिहार को पूछा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है CWG होगा। ये 5659 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया और उसी के आधार पर थोड़े ऑप्शन से इसके उत्तर को छांटने का प्रयास करते हैं। क्या ये कृषि समृद्धि के लिए फेमस है? तो आपको पता है कि बिहार में उत्तर हो या दक्षिण, दोनों ही जगह कृषि जो है अपने उन्नति के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, ये पंजाब नहीं है। दूसरा भारी उद्योग, तो क्या भारी उद्योग बिहार में बहुत अधिक है? तो बिल्कुल नहीं है। अब बात है सूखा और बाढ़, तो दो चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहाँ साफ साफ स्पष्ट है कि बिहार में अगर देखें तो उत्तर वाला जो क्षेत्र है वो चूंकि अधिक वर्षा प्राप्त करता है, अधिक नदियां हैं, जिसके कारण वो बाढ़ से फेमस है, और दक्षिण वाले में बारिश की मात्रा कम होती है, जिसके कारण दक्षिण बिहार सूखा के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसके अलावा बीपीएससी की एग्जाम डेट घोषित हो गए हैं, तो अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के माध्यम से इसमें जुड़ सकते हैं।